नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। बताएंगे मेरी वॉइस क्लियर है, यस नो? एक बार कंफर्म कराएंगे आप लोग, मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं? क्लियर वॉइस। तो हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन है मॉडल पेपर 2। ठीक है। और एक बात और, सब लोग ध्यान दे लीजिए। बार बार आप लोग मैसेज भी, कॉल भी, आपको बताया गया कि संडे में केवल, सॉरी, हफ्ते में केवल 5 ही क्लास होगी। ठीक है। दिक्कत ये होती है कि 5 क्लास होती है तो 5 क्लासे का मतलब कि एक क्लास तो एक दिन तो पूरी क्लास लगाने में लग जाता है, इसलिए एक दिन क्लास बंद की गई है। और एक दिन थोड़ा रेस्ट भी चाहिए। शनिवार को पूरी आपकी क्लास लगती है अगले सप्ताह की। तो अगले सप्ताह किस तरह क्या क्लासेज हैं आप लोग देख रहे होंगे, एक एक हफ्ते की क्लास लगी है। तो सप्ताह में 5 दिन क्लास, एक्स्ट्रा क्लास होगी तो मैं आपको बता दिया करूँगा। उसके बावजूद भी नहीं कि सर आज क्लास होगी कि नहीं होगी, ये शब्द मत पूछिए, क्योंकि आप बैच खरीदने से पहले आपने भी देखा था कि क्या उसमें लिखा गया है। ठीक है, तो उसका तो पालन करिए। और जितना कुछ कंटेंट है, जो भी लिखा गया आपके बैच में, उस सब कुछ मिलेगा। लेकिन धैर्य रखिएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। स्टार्ट करेंगे मॉडल पेपर 2। बहुत ध्यान रखिएगा, भी आपके एग्जाम के दृष्टि से ही बेस्ट है। क्योंकि मॉडल पेपर 2, आप कहेंगे कि सर टाइप से करवा दीजिए, तो इसको टाइप से नहीं कराने का रीज़न यही था कि हमको कुछ शब्दावली लेकर आना था। ऐसे शब्दावली जिसके बारे में हो सकता है कि एग्जाम में हमसे मुलाकात हो जाए। तो बस शब्दावलियों के लिए लेके मैंने आया था। क्योंकि मॉडल पेपर जो तैयार किए जाते हैं मेरे द्वारा, वो अलग रूप होते हैं बालक, टॉपिक वाइज आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन कुछ शब्दावलियां नहीं नई के चक्कर में मैंने इस मॉडल पेपर को आपको बोला था कराने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कि सर्वश्रेष्ठ रोमांसवादी, रोमांसवादी को हम स्वच्छंदतावादी भी कहते हैं। इस यह कि सर्वश्रेष्ठ रोमांसवादी कलाकार था, क्या नाम आता है? रोमांसवादी कलाकार सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा था? पहले क्वेश्चन का बताइएगा। सर्वश्रेष्ठ रोमांसवादी कलाकार। और पहले ये बात बताइए कि क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर दिख रहा है? उस दिन की अपेक्षा आज क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है, बताएंगे? ये भी एक बार मैसेज कर देंगे, क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है कि नहीं। सर्वश्रेष्ठ रोमांसवादी कलाकार कौन है? ठीक है, क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है? कंफर्म करा दीजिए क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं। चलिए, अच्छी बात है, क्लियर दिखना चाहिए। पहले का जो आंसर हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ जो रोमांसवादी कलाकार है आपके हैं दिलाकरा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यह कि प्रथम भारतीय कलाकार जिसने ड्राई पॉइंट एचिंग का प्रयोग किया था, यानी एचिंग यानी अम्लांकन का प्रयोग किया था। और प्रथम भारतीय कलाकार जो विदेश में शिक्षा ग्रहण किया था, दोनों का एक ही नाम आता है, इसका मुकुल चंद्र डे का। प्रथम प्रथम भारतीय चित्रकार जिन्होंने विदेश में शिक्षा ग्रहण किया था, मुकुल चंद्र डे। ठीक है। नंदलाल बोस शांति निकेतन से संबंधित है, और 1908 में इनको इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से छात्रवृत्ति मिलती है। शैलेंद्र डे का ध्यान रखिएगा, ये भी आपके बंगाल शैली के कलाकार है। शारदा चरण उकील भी आपके बंगाल शैली के कलाकार माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि अजंता जोगीमारा और बाघ गुफा के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्रम से भी सजाने के लिए भित्ति चित्र मिलते हैं। सबसे पहले आपको मिलते हैं जोगीमारा में, दूसरे नंबर पे अजंता में, और तीसरे नंबर पे बाघ। इसको सजा भी लेंगे क्रम से। बाघ के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां किसने तैयार किया था? इसकी अनुकृतियां तैयार करने वाले आपके असित कुमार हलदार का नाम आता है। किसका? असित कुमार हलदार का। जो जोगीमारा गुफा की प्रतिलिपि 1914 में, बाघ गुफा की 1921 में, और अजंता गुफा की 1910 9 और 10 में तैयार किया था। 1909 और 10 में।
इनके साथ नंदलाल बोस भी थे, ध्यान रखिएगा, बाघ गुफा में। उसके बाद से छितिंदात मजूमदार, ध्यान रखिएगा, ये आपके भावों के सम्राट कहे जाते, सॉरी, हाँ, भावों के सम्राट कहे जाते हैं मजूमदार। और इनके द्वारा ही 1942 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ललित कला विभाग का स्थापना किया था। अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में जानते हैं, वास्प पद्धति के क्या है, जन्मदाता है। वास्प पद्धति, पुनरुत्थान शैली, टैगोर शैली, ठाकुर शैली के जन्मदाता आपके अवनींद्रनाथ टैगोर है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिए, ओ सॉरी, सी याद रखिएगा इसका, तीसरे का। चौथा दिया है कि भारतीय, आप लोग आंसर करते रहेंगे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI, ठीक है, के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये देखिए यहाँ पे हमने लिख भी दिया है, ये करेंट का क्वेश्चन है। अगर हमने यहाँ पे बता दिया राकेश तिवारी तो अलग बात है, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, ये करेंट का क्वेश्चन है, इसका आंसर हमेशा बदलता रहेगा, तो ये अपने अनुसार इसको लगा लीजिएगा, मैं इसको कुछ मत लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, 5 देखेंगे कि अजंता की गुफा संख्या 17 के उत्कीर्ण, ध्यान रखिएगा, अजंता की गुफा संख्या 17 के उत्कीर्ण सभी चित्रों में कौन सा चित्र सर्वोत्कृष्ट है? 17वीं नंबर की गुफा में सबसे अधिक चित्र मिलते हैं, सबसे अधिक जातक कथाएं मिलती हैं। 17 नंबर की गुफा क्या है? तो 17 नंबर की गुफा आपकी बिहार गुफा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब वो दिया है कि किसका चित्र मिलता है, तो माता तथा पुत्र शिशु का चित्र मिलता है गुफा संख्या 17 से, ठीक है, गुफा संख्या 17 से माता तथा पुत्र का चित्र मिलता है। क्वेश्चन दिया 6वां, यथार्थवाद का जन्म कहाँ पर होता है, बताएंगे, यथार्थवाद का जन्म कहाँ पे होता है? क्वेश्चन नंबर 8, यथार्थवाद का जो जन्म होता है बालक, होता है कहाँ पर? फ्रांस में। ये का लगाएंगे सी, कहाँ पर होता है? तो यथार्थवाद का जो जन्म होता है वो फ्रांस में होता है। अगला देखिए, नवशास्त्रीवाद का प्रथम चित्र कौन सा है? तो नवशास्त्रीवाद का प्रथम चित्र है होरेसियो का प्रण। कौन सा? होरेसियो का प्रण, ध्यान रखिएगा, नवशास्त्रीवाद का ये प्रथम चित्र माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा ऐसे। नवशास्त्रीवाद के प्रथम चित्रों के तौर पे किसका नाम आता है? तो किसका? होरेसियो का प्रण, ध्यान रखिए, होराथी का शपथ या प्रण दोनों एक ही बात है। आधुनिक कला मुख्य केंद्र कहाँ था? आधुनिक कला का जो मुख्य केंद्र है वो कहाँ पे था? तो आधुनिक कला का जो मुख्य प्रमुख केंद्र था, सभी जगह था, लेकिन मुख्य केंद्रों में ध्यान रखिएगा, जर्मनी, जर्मनी में भी आते हैं, अमेरिका में भी, ब्राजील में भी, ये सब जगह है। लेकिन केंद्र पूछ रहा है तो मुख्य के तौर पे हम फ्रांस को लगाएंगे, ये नहीं कि ये नहीं है, यहाँ पे भी कलाकारी की गई, लेकिन मुख्य तौर पे आपका जो नाम आता है वो फ्रांस आता है, ठीक है। दिया है कि लाशों का अध्ययन किस स्वच्छंदतावादी कलाकार ने किया था? लाशों का अध्ययन, यानी लाशों का अध्ययन यानी स्वच्छंदतावादी यानी रोमांसवादी कलाकार, किस कलाकार ने किया था? देलाक्रा, अग्र, माने या जेरिकॉल्ट? देलाक्रा क्या है? सर्वश्रेष्ठ रोमांसवादी कलाकार हो जाएगा, ठीक है। माने देखा है तो माने वही मोने प्रभाववाद से संबंधित है। जो जेरिकाल्ट था, ध्यान रखिएगा, जेरिकाल्ट लाशों का अध्ययन करता था, 9 का हो जाएगा सी। इसका नाम आता है जेरिकाल्ट का नाम आता है। 9 का ए कैसे लगाएंगे भाई? 9 का ए कैसे लगाएंगे? 9 का लगाएंगे सी, जेरिकाल्ट। लाशों का अध्ययन तो वही करता था, लाशों का अध्ययन कौन करता था? तो जेरिकाल्ट करता था। रोमांसवादी कलाकार है चाहे स्वच्छंदतावादी कलाकार है, दोनों एक ही है। यह कि अवनींद्रनाथ टैगोर की शिष्या कौन सी थी? तो रानी चंद्रा थी, मुकुल चंद्र की बहन। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का। अमृता शेरगिल के बारे में पता है कि उदास आंखों की चितेरी कहते हैं। इनका जन्म 1913 में बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। 1941 में इनकी मृत्यु लाहौर में हो जाती है। और इनसे संबंधित कुछ अगर बात करते हैं, इनकी कला विथिका गोरखपुर में है, गोरखपुर में। स्टूडियो इन्होंने शिमला में बनाया था। अगर शिमला का भी विकल्प न मिलता है तो पेरिस लगा दीजिएगा। पेरिस से इन्होंने शिक्षा भी प्राप्त किया था। क्या पेरिस से इन्होंने शिक्षा भी प्राप्त किया था? इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी लाहौर में, इनकी मृत्यु लाहौर में हुई थी, ध्यान रखिएगा। 10 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर, देखिए दिया है कि कुर्बे किससे संबंधित है। ध्यान रखिए, कुर्बे कहा था कि तुम देवता दिखाओ मैं उसका चित्र बनाऊंगा, यानी ये किस में विश्वास रखता था कुर्बे?
तो कुर्बे यथार्थवाद में विश्वास रखता था। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कुर्बे किससे संबंधित था? तो कुर्बे का एक कथन था कि तुम मुझे देवता दिखाओ, मैं उसका रेखा चित्र बनाऊंगा, रेखा चित्र खींचूंगा। किसने कहा था? कुर्बे ने। और फिर दिया है कि कुर्बे किससे संबंधित है? तो यथार्थवाद से संबंधित है। प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण जो बालक अधिकांश प्रभाववाद में हमको देखने को मिलता है। भाववाद देखते ही हैं, हेनरी मातिस का नाम आता है। घनवाद की बात करते हैं तो पिकासो और ब्राक का नाम आता है। पिकासो और ब्राक ने घनवाद को जन्म दिया था। इसने पिकासो और ब्राक ने। घनवाद की बात करें, घनवाद दो प्रकार का होता है, संश्लेषण और विश्लेषण। घनवाद का प्रथम चित्र कौन सा होता है? अवेन्यू की स्त्रियां। संश्लेषण विश्लेषण में क्या है? विश्लेषण का मतलब होता है जब किसी हम विषय वस्तु पर उस पर केवल बात करें, चर्चा करें, उसे हम क्या बोलते हैं? विश्लेषण बोलते हैं। जब दो शैलियों को आपस में मिला देंगे उसे हम संश्लेषण कहते हैं। यानी घनवाद आपके दो प्रकार के। जो घन होता है तीन आयामी होता है। ध्यान के घन कैसे बनता है? घन आपका यही बनने का स्टाइल है। अब ऐसे बनता है तो आप देख लिए तीन आयाम हो गए। कौन कौन से? लंबाई, चौड़ाई और गहराई। रथवाही की कांस्य प्रतिमा यूनान के किस स्थान से प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 12। रथवाही की कांस्य प्रतिमा यूनान के किस स्थान से प्राप्त है? तो डेल्फी नगर, इसका याद रखिएगा। कौन सा? डेल्फी नगर। इसको अपने वन लाइनर में लिख लीजिएगा कि रथवाही की कांस्य प्रतिमा कहाँ से, यूनान के किस स्थान से? तो डेल्फी नगर, ध्यान रखिएगा। अब डेल्फी नगर दे देंगे, कहाँ से पूछेगा तो यूनान भी लगा दीजिएगा, क्योंकि यूनान में ही डेल्फी नगर है आपका। क्वेश्चन नंबर दिया आपका 13। देश का देश का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? देश की बात कर रहा है, भारत देश की बात कर रहा है। साहित्य का तो वैसे सबसे बड़ा पुरस्कार आपका नोबेल पुरस्कार है। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए दिया गया था। लेकिन पूछ रहा है कि देश का सबसे बड़ा साहित्यिक यानी साहित्य के क्षेत्र में देने जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 का बताएंगे। तो जो अब देखिए एशिया का हो जाएगा नोबेल पुरस्कार, वो तो सबको पता है। लेकिन देखिए कि देश का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार देखा जाए वो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है। कौन सा है? ज्ञानपीठ। यानी भारत जिस देश की बात कर रहा है, अब किसी दूसरे देश की बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हो जाएगा भारत देश की। तो भारत देश का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, ध्यान रखिएगा। वैसे अगर ऐसे पूछता है साहित्यिक पुरस्कार एशिया का, तो नोबेल पुरस्कार है। और नोबेल पुरस्कार ध्यान रखिएगा, पहले पाने वाले भारतीय का नाम आता है रविन्द्रनाथ टैगोर। कवि कहे जाते हैं। इनको 1913 में गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर दिया है आपका 14 कि मधुबनी चित्रकला की प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? मधुबनी का महासुंदरी देवी, बैजंती माला, संगीता दास, रानी चंपावती। तो मधुबनी चित्रकला की प्रसिद्ध चित्रकार कौन है बताइए? 14 नंबर क्वेश्चन का थोड़ा सा बस याद रखिएगा। इसमें नाम आता है, देखिए अलग अलग नामों को घुमाया है। संगीता दास को हटा देंगे, रानी चंपावती को भी हटा देंगे। इसमें महासुंदरी देवी का नाम याद रखिएगा। ये क्या है? मधुबनी चित्रकला की प्रसिद्ध चित्रकार है। याद रखिएगा, इसको ऐसे ही पूछता है। अब इस प्रश्न को थोड़ा आप लोग नोट करिएगा, चाहे आपके पास कॉपी होगी, पास में कॉपी रखे होंगे, तो इसको ये याद रखिएगा कि मेरा पॉइंट से मधुबनी कला में लिख लीजिएगा। मधुबनी कला में ध्यान रखिएगा, मधुबनी कला में जितने भी चित्रकार है सबका नाम याद रखना है अगर 1 नंबर पाना है तो। जितने भी चित्रकार है सबका नाम याद रखना है। ढूंढ ढूंढ के छाप छाप कहीं से लिखना वो लिख लेना, लेकिन जरूर लिखना। ठीक है, गड़बड़ाना नहीं भाई, जरूर लिखना कहीं से कहीं, और लिख के इसे रखे रहना। क्योंकि अधिकांश देखते हो हमेशा पूछता रहता मधुबनी से, और लोग इसको बहुत नॉर्मली लेते हैं। लेकिन अगर जिस दिन एग्जाम में आ गया उस दिन ही से आप लोग मधुबनी कला पे फोकस करेंगे, तो उसको फोकस करने से बढ़िया कि हम इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि रामपुर राजा पुस्तकालय कहाँ पर स्थापित है? तो रामपुर राजा पुस्तकालय देखो खुद उसमें लिख दिया है कि रामपुर राजा पुस्तकालय कहाँ पर है। इससे बड़ा मूर्ख क्वेश्चन मूर्ख कह रहे हैं, और किसी को हम नहीं कह रहे हैं। तो रामपुर राजा पुस्तकालय जो स्थापित हुआ था रामपुर में हुआ था।
ठीक है, फिर इस पुस्तकालय को भी पूछता है। ठीक है, रामपुर राजा पुस्तकालय के बारे में पूछता है कि इसका कहाँ पे हुआ था, तो रामपुर में। इलाहाबाद में आपका गांधी बीती का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इलाहाबाद संग्रहालय की स्थापना 1931 में होती है। लखनऊ कला विद्यालय की स्थापना 1911 में होती है। और बनारस में कह सकते हैं बीएचयू की स्थापना 1920 में। ठीक है, और ध्यान रखिएगा भारत कला भवन की स्थापना 1920 में होती है, बीएचयू की नहीं। अब 1920 में इसकी स्थापना हो गई बनारस में भारत कला भवन की। ठीक है, और रामपुर राजा पुस्तकालय कहाँ पे, तो रामपुर में। डाइवर्ट लोग क्या होंगे, इस प्रश्न में बहुत अच्छा रखा गया है। प्रश्न हम गलत नहीं मानेंगे, प्रश्न बहुत अच्छा है। प्रश्न अच्छा क्यों कि रामपुर राजा लाइब्रेरी दिया है, तो अधिकांश बच्चे रामपुर पे न जाके लखनऊ नहीं लगाएंगे, लेकिन रामपुर खुद एक जिला है। यह कि मशहूर लोक गायिका रेशमा कहाँ की रहने वाली थी। नाम तो देखो ऐसे है, जैसे क्यों दूसरे देश में जाएंगे भाई। बताओ 16 नंबर क्वेश्चन का बता दो। ध्यान रखना, हम बोल दिए तो इसका मतलब वही नहीं। यह कि मशहूर लोक गायिका, कि गाने के तौर पे तो हम बता देते हैं, इस समय तो भारत में आधुनिक सिंगर हैं, लेकिन हाँ 15 का डी बता रहे हो क्या, 15 का डी सही है। तो मशहूर लोक गायिका जो रेशमा थी वो आपकी थी पाकिस्तान की। कहाँ की थी, पाकिस्तान की। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दिया है 17। रोकोको शैली का जन्म हुआ था। देखिए रोकोको शैली और गोथिक शैली, इसको आपको अगर याद करने का मैं तरीका बता दूं, याद करने का, इन दोनों शैलियों को कुछ नहीं, डिफरेंट में 5 क्वेश्चन बस लिख लेना, जब से जो सबसे आपको बेस्ट लगे क्वेश्चन, बस डिफरेंट में 5 लिख लेना। डिफरेंट में 5 लिखना क्या है, ये किस क्षेत्र से है और ये किस क्षेत्र से, रोकोको और गोथिक आप लिख के लाओगे, सब लोग लिखोगे। रोकोको और गोथिक में ये किस क्षेत्र से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है, इसका क्या उद्देश्य था, इसका क्या उद्देश्य था, समय काल क्या है, समय काल क्या है। ठीक है, प्रमुख चित्र क्या है, प्रमुख चित्र क्या है, कौन कौन से चित्रकार से संबंधित है, बस इतना 5 फैक्ट अपने नोट्स में लिख लेना, आज ही लिखना। तब इसमें जो कंफ्यूजन है वो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। 17 नंबर के बताएंगे, तो 17 नंबर का हो जाएगा डी, फ्रांस। क्या हो जाएगा, तो 17 का डी हो जाएगा फ्रांस। 17 का ए कौन बता रहे भाई, रोकोको शैली कहाँ की थी, बताओ रोकोको शैली कहाँ की थी, फ्रांस की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, इलाहाबाद का प्रसिद्ध चित्र जगई मगई। देखो जगई मगई पूछ दिया है। जगई मगई संथाल परिवार कहाँ संग्रहित है। हलदार का प्रसिद्ध चित्र जगई मगई। हलदार, असित कुमार हलदार का संबंध कहाँ से है? तो असित कुमार हलदार का संबंध है लखनऊ कला विद्यालय से, लखनऊ कला विद्यालय से। और 1925 में सबसे पहले लखनऊ कला विद्यालय के प्रिंसिपल बनते हैं। ठीक है, अब एक और बात है, यहाँ पे 3 लोगों को याद रखना है लखनऊ कला विद्यालय में। सबसे पहले असित कुमार हलदार को, दूसरे नंबर सुधीर रंजन खासगिर को, उसके बाद से नहीं, 2 ही को बस याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हलदार का जो प्रसिद्ध चित्र है जिसका नाम है जगई मगई, जिसको संथाल परिवार कहते हैं, कहाँ संग्रहित है बताओ। ये आपका संग्रहित है इलाहाबाद संग्रहालय में। और इलाहाबाद संग्रहालय की स्थापना होती है 1931 में। ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कला भवन शांति निकेतन की स्थापना, तो कला भवन शांति निकेतन की स्थापना 1919 में। ठीक है, भारत कला भवन की स्थापना, वाराणसी की स्थापना 1920 में, राय कृष्णदास। आर्यन आर्ट गैलरी, इसका देख लेंगे कब स्थापना हुई है। ठीक है, ये तीनों को याद रखेंगे। और इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद। सूर्योदय का प्रभाव किसकी रचना है। देखिए प्रभाववाद का है प्रथम चित्र, और इसी चित्र से प्रभाववाद का जन्म होता है। मोने और माने में दोनों में दिक्कत होता है, मैंने कहा था इसको इसको गिन लो, 1 2 3 4 5, इसमें अक्षर 1 2 3 4 5 है, तो सबसे बड़ा यही हो गया, तो सूर्योदय के प्रभाव के तौर पे यही लगाएंगे। माने दूसरे नंबर पे नाम आता है, तो माने को काउंट कर लो। माने 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस। बड़ा कौन हो जाएगा, मोने। मोने को ही सूर्यदेव का प्रभाव का हम क्या बोलते हैं, जनक बोलते हैं, पिता भी बोलते हैं इसको, मोने को। बाकी कोरो से जान पिसारो के बारे में आगे हम चर्चाएं करेंगे। अगला दिया है कि फिल्म लगान की पटकथा किसने लिखी थी।
जो फिल्म लगान थी इसकी कथा किसने, पट कुछ मतलब नहीं है, इसको लिखा किसने था इस कहानी को, लगान की कहानी को, तो किसका नाम आता है, तो केपी सक्सेना का नाम आता है। अच्छी मूवी है बालक, ध्यान रखिएगा। आमिर खान ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। मैच खेल के लगान को बचा लिया, बहुत दिक्कतें थी लेकिन फिर भी अपने लगान को बचा लिया। कौन, आमिर खान का नाम आता है। केपी सक्सेना का नाम है इसमें। फिल्म लगान की पट कथा याद रखिएगा, किसने लिखी थी, पट यानी जो उसको लिखा है कहानी को। दिया कि काली घाट पेंटिंग किसकी पुस्तक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। काली घाट पेंटिंग किसकी है, मुकुल चंद्र डे को हटा देंगे, ए के मुखर्जी को भी हटा दो, पर्सी ब्राउन और डब्ल्यू जी आर्चर में रखो, क्योंकि काली घाट पेंटिंग अधिकांशतः वेस्टर्न नहीं लिखा है, वेस्टर्न लोगों ने ही लिखा है, तो इसका हो जाएगा, देखिए पर्सी ब्राउन का तो नाम नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे होगा डब्ल्यू जी आर्चर। और कालीघाट पेंटिंग के लिए डब्ल्यू जी आर्चर की पुस्तक के लिए ये फेमस है, ये पुस्तक को पूछता भी है, इसको भी नोट डाउन कर देंगे, स्टार लगा लेंगे इस पे भी, अध्ययन की दृष्टि से ध्यान रखिएगा। दिया कि प्रथम प्रभाववादी प्रदर्शनी किस वर्ष आयोजित की गई थी, आयोजित कब की गई थी, शुरुआती में जब आयोजित की गई तो ये प्रदर्शनी अस्वीकृत नाम से प्रदर्शनी हुई थी, 63 की बात है। लेकिन प्रभाववाद का पूछ रहा है, तो प्रभाववाद का प्रथम प्रदर्शनी किस वर्ष लगी थी, तो 1874 में। अब प्रभाववाद का मेंशन कर दिया, अस्वीकृत प्रदर्शनी का करता तो अलग हो जाएगा, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 22 का हो जाएगा सी, 22 का क्या होगा सी। लेकिन अस्वीकृत पूछता है तो उसका चेंज हो जाएगा, 67 68 या 63 की बात आती है, अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी। यह कि वान गाग के चित्र धान की खेत पर कौवे की तर्ज पर झोपड़ी के कौवे शीर्ष किसने बनाया था, झोपड़ी के कौवे किसने बनाया था, कृपाल सिंह शेखावत है क्या, नहीं, कृपाल सिंह शेखावत नहीं, परमानंद चोयल का नाम आएगा, भैंसों के कलाकार। कृपाल सिंह शेखावत ध्यान रखिएगा, ये आपके ब्लू पार्टी के लिए प्रसिद्ध है, ब्लू पार्टी, ठीक है, इनके लिए प्रसिद्ध है। राम कुमार आपके दृश्य कलाकार है, और सूजा ये आपके चित्रकार हैं, आकृतियों के कलाकार कहे जाते हैं। सूजा को क्या कहते हैं, आकृतियों के कलाकार कहते हैं। आकृतियों के कलाकार फ्रांसिस न्यूटन सूजा, और इन्होंने ही 1947 में ही 47 में ही पीएजी ग्रुप की स्थापना किया था। एक निडिल कला है, निडिल कला नाम सुने होंगे, निडिल कला के जन्मदाता आपके कौन है, तो एफ एन सूजा का नाम आता है। और एफ एन सूजा का एक चित्र है जिसको खजुराहो के मूर्ति शिल्पों का प्रभाव दिखाई देता है, वो चित्र नाम है प्रणयी, क्या है, तो प्रणयी। फ्रांसिस न्यूटन सूजा को जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से निकाल दिया था, क्योंकि ब्लर आकृतियां बनाए थे ये, और बनाने के उपरांत इनको जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से निकाल भी दिया गया था, इनको, सूजा को। और अपने भारतवासियों को गधा कहा था, और नारी को दुखहीनता के तौर पे इन्होंने चित्रण किया था, किसने, फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने। और सबसे पहले मैनिफेस्टो किसने लिखा था पै ग्रुप का, तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने। चित्तो प्रसाद दिया है कि चित्तो प्रसाद किस तकनीकी में कार्य करना पसंद करते थे, लिनो कट, ओलियोग्राफी, ब्लेडिंग या सैडिंग, सैडिंग यानी छायाग्राफ, ओलियोग्राफी यानी लिथोग्राफी में जिसमें चित्र बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओलियोग्राफी बोलते हैं। बल्डिंग दिया, बल्डिंग को हटा देंगे, ठीक है। लिनो कट क्या है, तो लिनो कट रबड़ की सीट होती है, उसी को हम लिनो कट कहते हैं, ठीक है। 24 नंबर का बताएंगे, 24 नंबर का हो जाएगा क्या, कि चित्तो प्रसाद किस तकनीकी थे, ओलियोग्राफी, ठीक है। और ओलियोग्राफी से नाम आता है लिथोग्राफी, लिथोग्राफी कल हमने बताया था, खोज 1798 अलायस एंड फील्डर, 18वीं शताब्दी। फिर बात करते हैं भारत में, तो 1822 में कोलकाता में, 1826 में बिहार में, उसके बाद से 1894 में राजा रवि वर्मा ने घाटकोपर में इसकी स्थापना किया था। देखिए जो लिथोग्राफी पूछता है कि शिला मुद्रण, शिला मुद्रण का मतलब समझते हैं, पत्थर, इसमें बावेरिया के पत्थर का प्रयोग किया गया, तो शिला मुद्रण के लिए गुटेनबर्ग का नाम नहीं आता है। पूछता है शिला मुद्रण की खोज किसने किया था, इस तरह के शिला मुद्रण यानी पत्थर की बात करते हैं तो बावेरिया के पत्थर का प्रयोग हुआ था, तो अलायस एंड फिल्डर ने किया था, शायद किसी मॉडल पेपर में था, उसमें गलत हो गया था लेकिन उसको सही कर देंगे। सिकंदर की मूर्ति बनाने वाले कौन था, शिल्पी का नाम बताइए, सिकंदर की मूर्ति बनाने वाला, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा।
किसका नाम आता है? देखो, सिकंदर की मूर्ति बनाने वाला शिल्पी का नाम है। बहुत सिंपल तरीका मैं बताऊंगा, बोलोगे नहीं। और सब लोग कमेंट करके बताना कि अब कभी भूल जाओगे। अब देखो, दो ही कंडीशन में हमने बुलाया है, तो अक्षर गिन के हमने बताया या तो उसको हमने चिन्हित किया है नामों से। देख लो सिकंदर कैसे लिखा गया है, ई की छोटी की मात्रा है। अब देख लो छोटी की मात्रा कहाँ पर है, डी में है भैया छोटी की मात्रा। तो लिसिपस को याद रखना हमेशा, बाकी और किसी का नाम नहीं, जो मात्रा है उसी से मिला देना। बताना याद हुआ कि नहीं, समझ में आ गया? ट्रिक याद रखना, कुछ कॉमन चीजें हैं, उसको कॉमन चीजें हमको लिखना पड़ता है और याद भी करना होता है। कभी नहीं भूलोगे इसे। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को की स्थापना देखियो 46 में हुई है बालक। अब 46 कहीं दिख रहा है क्या? पहले देखो, ऐसे प्रश्नों को सिंपल याद रखना है। 25 का भी बताओगे? क्यों भी बताओगे भाई? पच्चीस का ये नहीं बता सकते हो? भी बता रहे हो आप लोग? 25 का ये वैसे ही याद रख लेना। यूनेस्को की स्थापना ध्यान किया गया सबसे पहले, अगर नहीं पूछा है तो 1946 याद है। अब देखेंगे 1946 किसी विकल्प में है क्या? भाई इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें बस दिया है, बस 4 नवंबर नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हमको याद कर लेना है 4 नवंबर को भी। ठीक है, अब हमको याद करना है 4 नवंबर को भी। दिया कि राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना, बहुत दिक्कत है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय यानी नगमा की बात करता है, तो नगमा की स्थापना होती है 1954 में। इसके प्रथम अध्यक्ष थे हरमन गोएट्स। लेकिन राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना पूछ दिया है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना 1949 में हुई है, 1949 में। आधुनिक चित्रकला का आरंभ कहाँ से होता है? देख लो ये क्वेश्चन, आधुनिक चित्रकला का आरंभ कहाँ से होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आधुनिक चित्रकला का आरंभ कहाँ से होता है? प्रभाववाद दिख जाए तो लगा दो, प्रभाववाद दिख जाए तो लगा दो। तो आधुनिक चित्रकला का जो अगर शुरुआत करते हैं, आरंभ करते हैं, वो प्रभाववाद से होता है, यानी 28 का ये हो जाएगा। यह कि ग्लास पेंटिंग प्रमुख है, तो ग्लास पेंटिंग कांच पे चित्रकारी के लिए जो प्रमुख है वो तंजौर में है। और कांच की चित्रकारी के लिए ध्यान रखिएगा, सबसे पहले चीन में हमको इसका साक्ष्य मिलता है। भारत में सबसे पहले इसको तंजौर शैली में मिलता है। प्रथम चित्रकार केजी सुब्रमण्यम का नाम आता है, कलपति गणपति सुब्रमण्यम। ठीक है, इन्होंने ग्लास पेंटिंग के तौर पे पहले शुरुआती दौर में चित्र बनाए थे। क्वेश्चन नंबर दिया आपका 30 नंबर की, अनुराग चाहिए धैर्य चाहिए। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, लेकिन इसमें हटा दिया है। अनुराग चाहिए धैर्य चाहिए, साधना की सफलता भी कला चर्चा एक साधना ही है, ये किसका कथन है? ठीक है, किसका आता है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर, ये तो आपको आ जाएगा नंदलाल बोस का, लेकिन ऑप्शन में नंदलाल बोस नहीं दिया गया है। लेकिन नंदलाल बोस का ध्यान रखिएगा। नहीं, एक सुने हो, राजा है तू यहाँ का, कौन कहता है कि तू यहाँ मेहमान क्या बोलते हैं, अनजान बन कर आया कर, तू यहाँ मेहमान बन कर आया कर। एक तुझे ही तो बख्शी है एक ग्राउंड की हुकूमत ने, तू यहाँ का सुल्तान, तू यहाँ का, तू इस सल्तनत का सुल्तान है। क्या भूल गए? देखो इतना अच्छा याद था, देखो भूल गए। पहली बार भूले यार, बोल नहीं पाए, सॉरी गलत हो गया है तो। अनुराग चाहिए धैर्य चाहिए, साधना की सफलता भी कला चर्चा एक साधना ही है, ये किसका कथन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का। 30 का लगा लेंगे ए। वैसे में इसको लगाना है हम लोगों को, किसको लगाना चाहिए? नंदलाल बोस नहीं दिया, नंदलाल बोस को लगाना चाहिए था। ठीक, बाकी इसमें हटा दिए हैं कलाकार ने। यह कि ताहिती द्वीप पर जनजातियों का चित्रण किसने किया था? पॉल गॉगिन, पॉल गॉगिन का नाम आता है। और इसी से प्रभावित हुए थे अमृता शेरगिल, ताहितियन द्वीप से भी प्रभावित हुई थी अमृता शेरगिल, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, 32। हेनरी माथिस किस आंदोलन से संबंधित है?
हेनरी माथिस, ध्यान रखिएगा। हेनरी माथिस किस आंदोलन से संबंधित है? तो हेनरी माथिस का जो संबंध है वो है फाववाद से। हेनरी माथिस को हेनरी माथिस से भी पूछता है क्वेश्चन, तो हेनरी माथिस का संबंध किससे है? तो फाववाद से। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ ही लेता है। घनवाद, प्रभाववाद, यथार्थवाद के बारे में जानते हैं। यथार्थवाद कुर्बी होगा, घनवाद पिकासो का नाम आ जाएगा, और ब्राग का, और प्रभाववाद का मोने और माने का नाम आ जाएगा। और प्रभाववाद से ही आधुनिक कला का उदय होता है। ठीक है, आधुनिक कला प्रारंभ होती है। ललित कला अकादमी में कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? ललित कला अकादमी के कितने क्षेत्रीय कार्यालय बताएंगे? ललित कला अकादमी के कितने क्षेत्रीय कला कार्यालय है? ललित कला अकादमी के क्षेत्रीय कला कार्यालय बताएंगे कितने हैं? कितने हो जाएंगे? 5। डी याद रखना। ठीक है, यानी डी आपका यहाँ पे सही होगा। महात्मा गांधी की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ पर है? पटना में, लखनऊ में, मदुरई में, वडोदरा, गुजरात में? महात्मा गांधी अधिकांश जब ऐसे प्रश्न पूछता है तो आप लोग याद रखिए कहाँ पर, बिहार, पटना। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ग्राउंड भी है वहाँ पे, पटना में ही। यह कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? विलियम जोन्स का नाम आता है। इसकी स्थापना होती है 1774 में, 84 में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब होती है? 1784 में। और इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना होती है 1907 में। किसके द्वारा? गगनेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। टीजीटी वाले लगाएंगे गगनेंद्र नाथ टैगोर, और डीएसएसपी वाले लगाएंगे केंद्र लेवल पे अवनी बाबू को। क्या दुनिया है, अलग अलग मानता है। प्रथम भारतीय चित्रकार जिन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट के फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। प्रथम भारतीय चित्रकार जिन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट के फेलोशिप से सम्मानित किया गया था, किसका नाम आता है? क्वेश्चन नंबर 36 बताएंगे तो नाम आता है कि प्रथम भारतीय चित्रकार जिन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट के फेलोशिप से सम्मानित किया गया था 1890, यानी असित कुमार हल्दार। असित कुमार हल्दार आपके कैसे कलाकार हैं? कवि कलाकार है, आधुनिक? तो आपके आधुनिक कलाकार हैं, आधुनिक कलाकार हैं। असित कुमार हल्दार आपके कैसे कलाकार हैं? तो असित कुमार हल्दार आपके आधुनिक कलाकार है, ध्यान रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, राम गोपाल विजयवर्गीय के बारे में सब जानते ही हैं। यह कि 2014 का पद्म भूषण पुरस्कार किस कलाकार को दिया गया है? थोड़ा क्वेश्चन करंट से बन गया है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इस तरह का नाम आता है तो 37 नंबर का आप लगाइएगा। किसको? गुलाम मोहम्मद शेख को। क्या हो जाएंगे? तो 37 नंबर का हो जाएगा आपका गुलाम मोहम्मद शेख, जीएम शेख का नाम आता है। ऑप्शन नंबर आपका ही हो जाएगा। ग्रुप 1890 का संस्थापक कौन था? तो जगदीश स्वामीनाथन। ठीक है, स्थापना हुई थी 1963 में, वडोदरा में हुई थी, भावनगर में। फिर बात आती है कि प्रसिद्ध पॉप आर्ट चित्रकार कौन है? पॉप आर्ट की बात कर रहे हैं, पॉप। ऑप होता है नेत्री कला, पॉप का मतलब होता है डांसिंग कला। रूसो, सागाल, रुओल्ट, चाहे एंडी बरहोल। 39 का बताएंगे तो 39 का स्वर्ण अक्षरों में लिख लीजिएगा डी। क्या आएगा? एंडी बरहोल, यानी 39 का हो जाएगा डी। पत्थर तोड़ने वाले का नाम आता है कुर्बे, 40 का हो जाएगा ए।
पत्थर तोड़ने वाले के बारे में जब पूछता है तो लगाइएगा क्या, तो 40 का ए, किसके लिए, तो पत्थर तोड़ने वाले के लिए, कुरबे का। कुरबे ने ही कहा था यथार्थवाद से संबंधित है कि मुझे भगवान दिखाओ, देवता दिखाओ, मैं उसका चित्र बनाऊंगा। पता था कि मैं ये यथार्थवाद में विश्वास करूंगा, दूसरी कलाकारी नहीं करूंगा। फिर दिया है कि माइसिनियन कला का जन्म एवं विकास कहाँ पे होता, माइसिनियन, क्रिट माइसिनियन, नाम सुन लो। जब माइसिनियन दिया तो उसको पूरा शुद्ध बोलो, क्रिट माइसिनियन के बारे में बात कर रहा है। तो क्रिट माइसिनियन की कला का जो जन्म बस क्रिट में हुआ था। 41 का ऐसे ये दिख रहा है, नहीं माइसिनियन कला दिया, क्रिट माइसिनियन अलग हो जाएगा, गलत हो गया हमसे। इसका हो जाएगा आपका यूनान में। 41 का भी याद रखिएगा। लकड़ी पर लाख को वार्निश करके जिसे लासिट कहते हैं, ठीक है, ये पद्धति बहुत अच्छी बात है। इसको हम अगर मॉडल पेपर कभी बनाएंगे या टॉपिक वाइज का जो प्रैक्टिस से चल रहा है टॉपिक वाइज में, उसमें इस क्वेश्चन को हम बहुत बेहतरीन तरीके से एडिट करेंगे, ध्यान रखना। दिमाग पूरा हिला देंगे, इसी क्वेश्चन को इतनी बार पढ़ लो। लकड़ी पर लाख को वार्निश करके जिससे लासिट कहते हैं का प्रथम प्रयोग किसने किया था, इस प्रश्न को मैं अच्छे से मॉडिफाई करके बनाऊंगा, ठीक है, और उसमें सब लोग इसको याद रखे रहेंगे। ठीक। और फिर बात आती है कि लकड़ी पर लाख को वार्निश करके जिसे हम लासिट कहते हैं, ठीक है, का प्रथम प्रयोग किसने किया था, तो असित कुमार हलदार ने किया था। राम किंकर बैज क्या है, मूर्तिकार है। ऐसे कलाकार राम किंकर बैज है जो कैनवास पर पुनः पेंटिंग करके चित्रकारी किए थे। नंदलाल बोस आपके चित्रकार है, मुकुल चंद्र डे आपके छापाकार या चित्रकार के तौर पे इनको मानते हैं। एचिंग माध्यम इनका है मुकुल चंद्र डे का। अमलांकन, अभिव्यंजनावाद का जन्म होता है, इसको भी भूलते हो क्या, अभिव्यंजनावाद का जन्म होता है, इसको भी भूलते हो तो बताओ। अभिव्यंजनावाद का जन्म होता है, इसको भी भूलते हो, बता दो। क्वेश्चन नंबर 43, अभिव्यंजनावाद का जन्म कहाँ पर होता है, इसको भी ना भूलना। कहाँ पर, तो अभिव्यंजनावाद का जन्म होता है, अभिव्यंजनावाद का जन्म होता है इटली में, फ्रांस में कुछ नहीं। अभिव्यंजना, अभिव्यंजना वाद को हटा दो, केवल अभिव्यंजना लिखो, अभिव्यंजना केवल लिख दो, अभिव्यंजना, अभिव्यंजना मिल जाएगा। आप देखो अंतिम वाले अक्षर को अंतिम से मिला दो किसी अक्षर से, इसमें आ रहा है नो, आ रहा है डबल पे, यार लो मिला लो, वाद को हटा दो वहां से, याद हो जाएगा अभिव्यंजनावाद। भाई अगर भूलते हो तो कुछ मत करना, केवल अभिव्यंजना लिखना, वाद को हटा देना बिल्कुल। उसके बाद से जिसमें नाम मिल गया ना, देखो किसमें है, देख लो देख लो देख लो, ना कहाँ पे मिल गया, जर्मनी, बस, कभी नहीं भूलोगे। ऐसे प्रश्नों को याद रखना, नहीं थोड़ा ट्रिक से याद रखना, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। एग्जाम में याद आता है कि भगवान कोई आ जाए, तो आप खुद भगवान बन सकते हो थोड़ा बहुत, अगर आप इसमें मिला लोगे तब। नहीं तो फिर अपना ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में भगवान नहीं बन पाओगे, गलत करके आ जाओगे। देखो मतलब है कि हमको कैसे भी याद करे, ट्रिक इसका मतलब भगवान बना के ट्रिक नहीं भेजते हैं। बस आपको अपने माइंड से सोचना है कि हमको सरल भाषा में कैसे याद होगा, हम कैसे उसको भूलेंगे नहीं। और ट्रिक को ऐसा नहीं याद किया जाता जो रटने वाली कहानियां हो। बस बोल चाल की भाषा में बच्चों वाली कहानियों में अगर हमको मिल जाए ट्रिक, तो उसी को हम याद करेंगे, नहीं करेंगे। कोई हमको कहता है भैया ट्रिक याद करो, हमको नहीं बनाए, हम ट्रिक खुद का बना के याद कर लेंगे, लेकिन आपके ट्रिक से हम नहीं याद करेंगे। हमको जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे तो प्रधानमंत्री का नाम याद ही नहीं होता हमको, तो हमने कहा काल बताएं भाई इसके लिए, तो मैंने इसके लिए ट्रिक बनाया था, पलई मचई, ठीक है, पलई मचई राविचंद्र अरगेदू बगेदू के नाम से बना दिया था, और सारे को कदम क्रम से मैंने लिख दिया था। और जब भी एक बार एग्जाम में पूछ दिया था कि इनके बाद एक पर पीएम कौन थे, पता नहीं कौन सा एग्जाम था, तो उसमें हमने पलई मचई सब पढ़ा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, यानी कई बार बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। हाँ चलिए अच्छी बात है, ऐसे ही याद किया तो ठीक है, हो सकता है कि मैं आपकी बातों को ही कॉपी किया है, ये भी आप बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, धन्यवाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44।
बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। कोलेशियम क्या है? यह है कोलेशियम क्या है? तो कोलोसियम जो है बालक, अब देखो ऐसे नहीं लग रहा है, कोलेशियम 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 पैक हो रहा है कहीं। तो पैक के तौर पे देखते हैं, मुक्तावकाश प्रेक्षागृह हटा दूंगा, क्या मतलब है? मंदिर पूजा करेंगे भाई, तो कोलोसियम थोड़े मंदिर होगा, लग रहा है कि हम जाकर उसमें बंद हो जाएंगे। फिर दिया है कि पर्यटन स्थल है, खुला वाला थोड़ा है कोलोसियम। आपका सभागार ध्यान रखिएगा, सभागार है। निम्न में से कौन एक मूर्तिकार भी था? मूर्तिकार भी था लोत्रेक, रेनमार, बिस्लर या देगा? देगा से अधिकांश मूर्तिकार प्रभावित हुए हैं। कौन सा याद हो जाएगा? तो देगा को याद रखिएगा, ये प्रसिद्ध क्या थे? मूर्तिकार भी थे। अब भविष्यवाद का उदय होता है, भविष्यवाद का उदय होता है, बताओ। इटली, फ्रांस, जर्मनी और रूस में। 46 का बताओ। भविष्यवाद का जन्म होता है, भविष्यवाद का जन्म होता है इटली, फ्रांस, जर्मनी। बता दो। चलो इसका ट्रिक आप लोग बता देना। इसका हो जाएगा इटली। भविष्यवाद का जन्म होता है कहाँ पर? इटली में। एक्शन पेंटिंग के लिए कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध था? एक्शन पेंटिंग के लिए नहीं होता, डांस कर लो, मार लो, पीट लो, ऐसे करेगा कौन? एक्शन पेंटिंग के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो दिया कि पाल कली हटा दो भाई, ये क्या मतलब है यार? एंडी वॉरहोल ठीक है भैया, ये तो है, लेकिन प्रसिद्ध के लिए पूछ रहे हैं, मार्क रोच को हटा देंगे। जैक्सन पोलाक का नाम आज भी याद है, माइकल जैक्सन बन जाओगे, ठीक है, बन जाओगे, बताओ। जैक्सन पोलाक क्या हो जाएगा? जैक्सन पोलाक यानी ऑप्शन नंबर सी। 47 का सी याद रखिएगा, जैक्सन पोलाक। आधुनिक कला का सूत्रपात किसने किया था? अब शुरुआती कह रहा है। आधुनिक कला का शुरुआत सूत्रपात देखो, एक ही प्रश्न पढ़ा था आपने प्रभाववाद से, और प्रभाववाद के जनक कौन है? आपके मोने हैं, सूर्योदय के प्रभाव बनाया था। तो 48 का स्वर्ण अक्षरों में डी याद रखिएगा। डी नहीं बालक, बी। मोने दिया है बी। अगला दिया है कि ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखो, अभी तो विश्वकर्मा जी बने हैं, सुनील कुमार विश्वकर्मा, उत्तर प्रदेश के। लेकिन इसका आप लोग करंट पे ध्यान रखिएगा, इसका हम आंसर करंट वाला भी अभी नहीं बताएंगे। करंट वाले करंट पे ध्यान रखिएगा, अगर इस समय बता देंगे ललित कला अकादमी के प्रथम, पता नहीं कोई 1 साल बाद वीडियो देखे, 2 साल बाद देखे तो कहेगा सर गलत बता रहे हैं। तो करंट पे इसको याद रखिएगा। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल। कथकली का संबंध कहाँ से है? तो कथकली, मोहिनी अट्टम, ठीक है, सबका नाम आता है केरल से। कहाँ से? केरल से नाम आता है। यह कि निम्नलिखित में से किस चित्रकार की सिटी ऑफ चर्चेज शीर्षक पेंटिंग में ज्यामिति आकार मिलता है? किसमें? तो निम्नलिखित में से किस चित्रकार की सिटी ऑफ चर्चेज शीर्षक पेंटिंग में ज्यामिति आकार मिलता है? रामेश्वर ब्रूटा, इसको लिख लेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। उसके बाद से दूसरा ऑप्शन है अविनाश चंद्र को, चित्रा तीसरा है प्रफुल्ल मोहंती को, और पिट्टी रेड्डी का नाम आता है। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, और 51 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा अविनाश चंद्र। इसके लिए बालक दिया क्या है देखेंगे कि चित्रकार की सिटी ऑफ चर्चेज शीर्षक पेंटिंग में ज्यामितीय आकार किसका मिलता है? तो अविनाश चंद्र का मिलता है। उदयगिरी की गुफाएं किस काल की है? उदयगिरी की गुफाएं जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, और मध्य प्रदेश में ध्यान रखिएगा ये हिंदू धर्म से संबंधित गुफा है। किस धर्म से किस काल से संबंधित है बताएंगे? मध्य प्रदेश में शुंग काल भी था। शुंग काल में ध्यान रखना है क्या कि शुंग काल जो था बालक वह अधिकांश मरम्मत करवाता था, और उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश हिंदू धर्म से संबंधित है, ये शुंग काल से संबंधित है। शुंग काल का काम ही था जितना टूटा फूटा है उसी का मरम्मत कराना, ठीक है, और अपना श्रेय लेना। यह कि भैंसों को लेकर बनाए गए चित्रों और रेखांकनों के लिए कौन प्रसिद्ध विख्यात कलाकार है? भैंसा
परमानंद चोयल का नाम आता है, पी.एन. चोयल है। यामिनी रंजन राय के बारे में नाम सुना होगा। 1887 में इनका जन्म होता है बांकुरा में, पश्चिम बंगाल बांकुरा में जन्म होता है। ये पुरुष कलाकार हैं। प्रमुख रूप से शुरुआती दौर में तेलंग माध्यम में कार्य किए थे, लेकिन इनका जो प्रिय माध्यम है वो है टेम्परा। राम गोपाल विजय वर्गीय ध्यान रखिएगा, ये भी आपके राजस्थान के कलाकार हैं, नंदलाल बोस शांति निकेतन के। क्वेश्चन नंबर 54 दिया कि 3 संगीतज्ञ, इस पे देखिए डाक टिकट जारी किया गया था, एग्जाम में पूछा गया था किस पे डाक टिकट जारी किया गया था, 3 संगीतज्ञ पे, ठीक है। और किसका चित्र पिकासो का है। एक घनवादी कृति है 3 संगीतज्ञ, घनवाद का अंतिम ये चित्र माना जाता है पिकासो का, ठीक है। तो 54 का याद रखेंगे डी। इलोस अहलुवालिया किस कला क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, इनका नाम आता है किस में। तो 55 का याद रखिएगा, पेंटिंग यानी चित्रकला के लिए। इलोस अहलुवालिया किस कला क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, तो प्रसिद्ध थे पेंटिंग में। यह कि अजंता गुफाओं का निर्माण किस युग में हुआ था, अजंता गुफाओं का निर्माण किस युग में होता है बालक। ऑप्शन देखेंगे 5 वंश था। यह क्या कि मुगल में, मुगल क्यों लगाएंगे भाई, मुगल तो अलग हो जाएगा। गुप्त में, पल्लव में, जैन में, गुप्त मिलता है। सबसे अधिक चित्र जो बनता है वो गुप्त काल में ही बनते हैं, सर्वश्रेष्ठ चित्र गुप्त काल में। लेकिन गुफाओं का निर्माण ध्यान रखिएगा, जो सबसे अधिक गुफाओं का निर्माण होता है वो वाकाटक काल में होता है। इसमें होता है तो वाकाटक काल में होता है, ध्यान रखना है। स्पीड तो नहीं पढ़ रहे हैं ना, बताएं तो एक बार कमेंट करके बताएगा कि स्पीड में तो नहीं बता रहे हैं या स्लो तो नहीं बता रहे हैं, रिदम सही है। अजंता में प्रयुक्त नीला रंग, सॉरी इसका हो जाएगा गुप्त। नीला रंग कहाँ से आया था, तो इसमें ईरान दिया है, ईरान देंगे तो ईरान लगा देंगे, लेकिन आपका बेस्ट आंसर होगा बदखसा अफगानिस्तान। इसको बदखसा अफगानिस्तान। संघाराम कहलाती है बिहार गुफाओं को हम संघाराम कहते हैं, चैत गुफाओं को हम पूजा गृह कहते हैं। भारतीय चित्रकला देखिए दिया क्या है, भारतीय भित्ति चित्रकला की तकनीकी क्या थी, फ्रेस्को थी। फ्रेस्को का सबसे पहली बार प्रयोग अगर देखता है ऐसे पूछता है जोगी मारा, फ्रेस्को सेस्को की बात करता है तो किसका पूछता है जनता में, को भी ध्यान रखना है। लेकिन भारतीय भित्ति चित्र तकनीकी जो है वो आपकी फ्रेस्को है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था, 8वीं शताब्दी दिख जाए तो लगा देना। 60 नंबर क्वेश्चन देख लो भैया सब लोग। तो एलोरा गुफा राष्ट्रकूट वंशों ने बनवाया था। एलोरा की जान है ये कैलाश मंदिर, गुफा संख्या 16 में है, और इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंशों ने करवाया था। अजंता के पश्चात बौद्ध धर्म संबंधित चित्र किस शैली में बने हैं, यानी बौद्ध धर्म को अंतिम संरक्षण देने वाले जो वंशज हैं वो आपके पाल वंशज, मैंने 10 बार बताया होगा इतने दिन में। तो अजंता के पश्चात बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र किस शैली में प्राप्त होते हैं, तो पाल शैली में। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। फिर दिया कि पाल शैली में भित्ति पोथियां जो बनी है, ध्यान रखिएगा, पाल शैली में चित्रित पोथियां बनी है किस पर, ताड़पत्र पर। और ताड़पत्र पर सबसे पहली बार चित्रों की शुरुआत किससे, मध्यकाल से, पूर्व मध्यकाल से, यानी कहां से, पाल शैली से। कहां से बालक, पाल शैली से, ध्यान रखिएगा। सर्वप्राचीन चित्रित जैन ग्रंथ कौन सा है, सबसे प्राचीन क्या है चित्रित जैन ग्रंथ कौन सा है। कल्काचार्य कथा, अंगसूत्र, बाल गोपाल स्तुति, कथा सरित सागर। 63 का बता देंगे तो कल्काचार्य है, क्योंकि कल्काचार्य में बुद्ध के जितने भी अनुयायी हैं उनका अंकन किया गया है, आपका सी हो जाएगा। और कल्प सूत्र में ध्यान रखिएगा केवल महावीर स्वामी का किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं कि जैन कला का आदि रूप सर्वप्रथम कहाँ दृष्टिगोचर होता है, एलोरा में, सित्तलवासल में, अजंता में, बौद्ध में। लगा लो भैया सित्तलवासल। 64 का लगा लो बी। इसकी बात कर रहा है कि जैन कला का आदि रूप सर्वप्रथम कहाँ दृष्टिगोचर होता है, तो आपका सित्तलवासल गुफा। एलोरा गुफा पता है भारत में ही, बाघ गुफा भारत में, अजंता भारत में, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखेंगे, सर्वप्रथम कागज पर की गई चित्रकारी प्राप्त होती है अपभ्रंश पाल। इसमें अपभ्रंश कह लीजिए, बहुत अच्छा प्रमाणिक नाम है, राय कृष्ण दास ने दिया था। अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप, ठीक है। और जैन शैली का सबसे प्रमाणिक नाम है अपभ्रंश शैली, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है,
ये आपका करंट है, इसको हम नहीं बताएंगे यहाँ पे। करंट वाले क्वेश्चन को हम बिल्कुल क्लास में नहीं बताएंगे, इसको आप लोग सर्च कर लिख लीजिएगा, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, फिर इसको देख लीजिएगा। जिस समय थे उस समय मुकेश खन्ना थे, लेकिन अभी इसको लिख लीजिएगा, लिख के इसका लिख के रख लीजिएगा एग्जाम की दृष्टि से। भारत की पहली बोलती फिल्म है आला मारा। बाकी जो फिल्में थी वो सभी फिल्में में केवल म्यूजिक थी, केवल म्यूजिक थी, बोला नहीं गया था। लेकिन आला मारा जो फिल्म बनी इसमें क्या थी, बोलती फिल्म थी, इसमें आवाज भी ऐड किया गया था। ग्रेमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रेमी अवार्ड लिख लो। ग्रेमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ग्रेमी अवार्ड देखो जाए, ग्रेमी, गा लो गाना भाई गा लो गाना, ग्रेमी से गाना गाओ। गाना गाओगे क्या, बिल्कुल गाएंगे, तो गाना किस में आएगा, गायिका में नहीं आएगा। जो गाना गाएंगे वो हमारा संगीत कहलाएगा, संगीत से संबंधित है, ठीक है। देखिए संगीत और नृत्य ये दोनों आपका अदृश्य कलाएं हैं, यानी अरूपरत कलाएं हैं। गायिका को कुछ नहीं रखेंगे, हटा देंगे, चित्रकला आपका दृश्य कला है। टेराकोटा कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध औरंगाबाद नामक गांव कहाँ अवस्थित है, औरंगाबाद, तैमाबाद, बीरभूमि, गोरखपुर या आजमगढ़। टेराकोटा के लिए 69 बच्चों वाला क्वेश्चन, नाम आता है आजमगढ़, दबंगों का जिला, यूपी 50। यहाँ के लोग लिखते हैं यूपी 50, अपने को दबंग बोलते हैं। और जब से बाबा आए हैं तब से ये लोग लिखना बंद कर दिए हैं, ध्यान रखिएगा। डोरीफोरस का मूर्ति शिल्पी कौन था, डोरीफोरस का मूर्ति शिल्पी कौन था, माइरन, पेसुनियप, पालिक्लिट्स या फोदियास। क्वेश्चन नंबर 70 का देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, इसका नाम आता है फिदियास। ऑप्शन नंबर डी। रीना बंसल हैं, रीना बंसल क्या थी, चित्रकार मूर्तिकार क्या थी। देखो ऐसे मैंने आपको कितनी बार बताया है कि ऐसे एक प्रश्न जरूर पूछेगा, इसलिए हम जितने भी चित्रकार पढ़ाए हैं, जितने भी चित्रकार कलाकारों को पढ़ाए हैं, उनमें सब में मैंने कहा कि भैया इस तरह से आप याद रख लेना कि शुरुआती दौर में क्या है ये। देखो पूछ दिया सिंपल, रीनी बंसल क्या थी, बताओ फिर। तो रीनी बंसल आपकी क्या थी, आपकी थी पेंटर, यानी चित्रकार। क्या थी, चित्रकार, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। विश्व थिएटर रंगमंच दिवस कब मना, थिएटर की बात कर रहा है, रंगमंच मंच, जिसपे क्या होता है, प्रदर्शनकारी कलाएं कलाएं की जाती है, उसी को रंगमंच कहा जाता है। कब मनाया जाता है, 27 मार्च, 26 जून, 22 अप्रैल, 9 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 72 का बताओ, इसका हो जाएगा 27 मार्च। सृष्टि आर्ट गैलरी दिख रहा है क्या, सृष्टि आर्ट गैलरी कहाँ पर है, कानपुर है क्या, लखनऊ, याद रखो। सृष्टि आर्ट गैलरी आपका लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दुनिया की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, बुर्ज खलीफा है क्या, हाँ लगा लो भैया, दुबई। स्टील का प्रयोग अधिकांश किया गया इसमें। बिग बॉस 8 की मेजबानी किसने किया था, बिग बॉस है ये लोग जानते हो, बिग बॉस का मतलब हमको लगता है ना कि ये लोग झगड़ा करने के लिए जाते हैं। एक तो ठूस ठूस के खाएंगे दिनों भर, मैगी माइक्रोनी सब कुछ खा लेंगे, लगता है कि घर पे मिलता नहीं है, बनाएंगे खाएंगे। और हमको तो बिग बॉस सबसे बेकार लगता है, ऐसा लगता है कि उन लोगों के हाथ में अगर एक बंदूक दे दी जाए तो सब कोई बचेगा नहीं बिग बॉस से। पता नहीं कौन बना दिया, अरे आपस में इनका चिट्ठा खोलो, तुमने ये किया है, तुमने वो किया है, तुमने वो किया है, जो मुंह में आए वो बोल दो। भाई इसको अगर जो कुछ भी बोलना है तो लिखित प्रमाण दे दो तब तो बोलो। बताओ कितनी शर्म की बात है, 25 लाख रुपया कमाने के लिए लोग अपने को इस तरह लेवल पे चले जाते हैं। हमको सबसे बेकार लगता है बिग बॉस, जिसने बनाया है वो भी बेकार ही लगता है, ठीक है। फराह खान का नाम आता है, नाम सुना होगा मूवी इनका, फराह खान, पता नहीं कहाँ से आ गया बिग बॉस। अभी कोई गई थी लड़की, यहीं की थी, कानपुर की साइड थी, शिवानी नाम की गई थी, बताओ, बेचारी अच्छा रील बना रही थी, अब जब वहां पे गई तो लो,
25 लाख के चक्कर में। पैसा हर चीज नहीं होता है यार, इसको ध्यान रखना। पैसा हर चीज अगर तुम बना दे कि पैसा ही सब कुछ है, कोई मतलब नहीं है। अपना भी कोई अस्तित्व है, मनुष्य का जीवन पाए हो, अस्तित्व को मत भूलो। दिया है कि 2001 में आ गया ना क्वेश्चन ये, देख लो मैंने कितनी बार कहा है भैया, इसको तो कोई कर लेगा। कोई याद, कोई क्वेश्चन अगर मिलता है तो मुझे याद करोगे पहले। सर ने इतनी बार बताया, फिर कैसे बोलेंगे। 2001 में केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया। राजा रवि वर्मा पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? तो कलपति गणपति सुब्रमण्यम। 1981 में भी इनको दिया जाता है कालिदास सम्मान, सबसे पहले कलपति गणपति सुब्रमण्यम, के जी सुब्रमण्यम को। और इन्होंने भारत में सबसे पहले कांच पर पेंटिंग किया है, ग्लास पेंटिंग कह सकते हैं। इसका नाम आता है तो कलपति गणपति सुब्रमण्यम। राजा रवि वर्मा के चित्रकार पुरुष कौन है? राजेश वर्मा हटा देंगे, रामेश्वर रामा वर्मा। देख लो क्या है 77 का, 77 का याद रखेंगे, रामा वर्मा। ऑप्शन नंबर ए। रेबरा की प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है? रेबरा की प्रसिद्ध पेंटिंग बताओ, क्वेश्चन नंबर 78। रेबरा की प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है? तो रेबरा की प्रसिद्ध पेंटिंग है नाइट वॉच। कौन सी है? तो नाइट वॉच, यानी ऑप्शन नंबर डी। रेम्ब्रा, 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 रेम्ब्रा। अब इसमें कंफ्यूजन होता है कि भैया हम किसको लगाएं। वहीं अपनी कहानी स्टार्ट कर लो भाई, जो कहानी बताया था। रेम्ब्रा को काउंट कर लो, कितना अच्छे है, तो 3 अक्षर मान लो इनको, 1 2 3। सबसे पहले 3 जो मिलता है, 1 2 3, टी को लगा दो। डे वॉच, डे नाइट, डे में कोई मतलब नहीं है, बस हमको नाइट वॉच, क्योंकि ये सब कुछ लगाएगा। जितना है उतना लगा लो, तो हो जाएगा 78 का डी। ठीक, कैसा लगा बताओगे कमेंट में। फिर दिया है कि थेवा कला प्रसिद्ध होती है कहाँ पर? तो थेवा कला प्रसिद्ध प्रसिद्ध थी प्रतापगढ़, बरेली, विदिशा या बेंगलुरु। 79 का बताओ आप, 79 का बताओ। तो आपकी थी थेवा कला प्रतापगढ़ राजस्थान। एक प्रतापगढ़ यूपी में भी है, दबंगों का शहर बोलते हैं। सौ पढ़ा एक प्रतापगढ़ा बोलते हैं लोग, कि 100 लोग पढ़ा हुआ हो एक प्रतापगढ़ा का हो, बराबर है। 100 पढ़ा एक प्रतापगढ़ा। मारपीट में आ गए हैं भैया, डर के रहना फिर। वहां पे हम तो एक बार गए थे मनगढ़, क्या बात है भाई, रियल में डर लगता है। रियल में डर लगता है, सही बता दे। नहीं कहते 100 पढ़ा एक प्रतापगढ़, तो हम तो अकेले पढ़े हैं भाई, यानी 99 लोग और रहेंगे तब काम हो सकता है मेरा। ठीक है, 100 पढ़ा एक प्रतापगढ़, तो हम अकेले गए, डर गए भैया उससे, भैया ठीक है वहां से दूरी रहो। अब कम जाते हैं। रेम्ब्रा की प्रसिद्ध पेंटिंग क्या है? तो नाइट वॉच हो गया। थेवा कला प्रतापगढ़ राजस्थान की ध्यान के। आधुनिक भारतीय मूर्ति कला के पिता कौन है? आधुनिक भारतीय मूर्ति कला के पिता कह दिया। आधुनिक भारतीय मूर्ति कला के पिता के तौर पे जो नाम आता है, वो नाम आता है किसका? तो नाम याद रखिएगा, रामकिंकर बैच का। 80 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, 80 के बाद 81 नंबर। देखिए, हमने अभी हम तक थके नहीं, हम बस आपको नॉर्मली अच्छे से बता रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं। और हम लोग लगभग 80 85 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, क्यों नहीं डरेंगे हो भैया बताओ। वो दीदिया बोल रही है कि आप भी डरते हैं क्या? अरे भैया काहे नहीं डरेंगे, अभी राखी आया तो उसी पे डर गए थे। लग रहा है कि जेब ढीली होने वाली है। देखो देखो, ये देख रहे हो, ये टारगेट बैच के भैया, वहां पे लड़ाई होता है तो बचाने भी नहीं आता है दीदिया ये। अभी करे आप भी डरते हो क्या? अरे क्यों नहीं डरेंगे भाई। ट्रम्प ऑफ लेबर किसकी कृति, ध्यान रखना। हमारे बगल में चाची की लड़की, उसका नाम ही शिवानी है। लोग गुस्साते हो तो उसको नाम शिवानी बोलते हैं, प्रेम से रहेंगे तो शिवानी, अरे शिवनिया बोलेंगे चिल्ला के। ठीक है, तो नहीं होता, नाम होता है। जैसे हमको भी अभी, हमारा एक भांजा है, मुश्किल से 4 साल या 4 साल का होगा। जब उसको गुस्सा आएगा तो नंबर मेरा दोनों, मेरा सब नंबर जानता है, वो नंबर याद कर लिया। 4 साल का है, पढ़ेगा वो भी, शुद्ध बोल भी नहीं पाता है।
लेकिन नंबर याद है कि यही मामा का नंबर है। जब उसको मन करेगा दीदी से बात करेंगे, हाँ दीदी से बात करें, ठीक है दीदी के फोन दे। हम कहे भैया बाबू हम ड्यूटी में हैं। ड्यूटी में कहाँ गया है? हम कहे यार ड्यूटी में, ड्यूटी करने आए हैं, तुम्हारे पापा भी करते हैं हम भी कर रहे हैं। कहता है, कुत्ता साला घर जा। हम कहते भैया काहे लिए गाली देते हो? उसकी मम्मी मारती है तो फिर उस मम्मी मारती है तो फिर फोन करता है बाद में, खूब गाली देता है। पता नहीं क्या हो गया, रहता है तो डरता है, जब दूर चला जाता है तो गाली देता है। गाली देने का मतलब ये है ना कि हम उससे बिल्कुल फ्री हैं, जो बोलना है बोल लो। हमने कहा कि 5 साल की लाइफ है बाबू, अभी तुम बोल रहे हो बोल लो। लेकिन जब हम पढ़ाते हैं तो भांजा उंजा नहीं देखते हैं। पहले तो बना के बढ़िया से कचौड़ी पकौड़ी बना देंगे उनको पीट के। और जब पूरा उनके अंदर मेरे प्रति डर हो जाएगा तब उनसे कहें पढ़ोगे तो कहेगा हाँ पढ़ेंगे। वो बहुत आगे आगे है भैया, दुनिया से आगे हो। सोच लो दुनिया से आगे हो। घूमने के लिए तो उसे कहीं ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, घुमा दो उसे, घूमेगा वो। ट्रम्प ऑफ लेबर किसकी कृति है? तो ध्यान रखिएगा डीपी राय चौधरी का नाम आता है, 81 नंबर का ये हो जाएगा। मुगल फोर्ट कोट पेंटर कौन था? कोट पेंटर की बात करता है, कोट कोट। तो 82 का लगाइएगा आप लोग। किसको? मंसूर को। कोई दिक्कत नहीं है, क्लास नहीं तो आप रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा। इतना अच्छे से बताया गया तो रिकॉर्डिंग देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, और रिकॉर्डिंग देखना सबको जरूरी है। अब बहुत बहुत अच्छे से मैंने इसको बताया, जितनी भी मेरी क्लास रिकॉर्डिंग हुई है उसको 2 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे भी करके देख सकते हैं। भैया जो पेपर हमने बनाया है वो आपकी क्लास, पता है सबको, 9:30 बजे होती है प्रत्येक दिन। और 9:30 ही प्रत्येक दिन एप्लीकेशन पे ही होती है। उसकी शायद 2 क्लास हो गई है। आज सिंधु घाटी सभ्यता की क्लास है, उसकी 5 क्लास अभी लगी पड़ी है। शायद जहाँ तक उम्मीद है कि अब इस अगले सप्ताह में वहाँ पे राजस्थानी कंप्लीट हो जाएगा। पता नहीं राजस्थानी या मुगल तक लग गई है क्लास, उसको ख़त्म करा देंगे। और आपकी जो एमसीक्यू बन भी गया, पालसरी तक बन गया। तो हमने इसको लिखा था पहले कि पीपीटी क्लास होगी। 25 मॉडल पेपर अगर टाइप करके कराना तो टाइप करके कराने में थोड़ा अलग बन जाएगा वो, कराएंगे उसको भी, लेकिन अभी कुछ नहीं। मुगल कोट कलाकार आपका मंसूर हो जाएगा। किसके संरक्षण में हमजनामा का चित्रांकन हुआ है? देखिए हमजनामा का प्रारंभ जो होता है बालक, वो होता है हुमायूं के शासनकाल में। टोटल 12 खंड थे, 4 खंड में इसमें हुआ था, 1000 इसमें चित्र बनते हैं। और इसमें बनते हैं 8 खंडों का चित्रण, लगभग इसमें 1400 चित्र बनते हैं। टोटल मिला के 2400 यहाँ पे चित्र थे। ठीक है, इसमें हमजनामा में। और अकबर के समय ये बना था। किसके संरक्षण में हमजनामा का चित्रांकन हुआ? तो अकबर के समय में। पूर्व का राफेल किससे कहते हैं? तो बेहजाद को कहा जाता है, बाबर के समय काल का ये चित्रकार है। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन चित्रित पांडुलिपि कौन सी है? सबसे चित्रित पांडुलिपि कौन सी बात कर रहा है? तो दस्तारे अमीर हमजा की बात कर रहा है। अभी इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था? मिस्किन था। और अकबर का सबसे प्रिय चित्रकार था बसावन। अकबर का अग्रहणी चित्रकार था दसवंत। ठीक है, और बात करते हैं मंसूर, ये आपका था मुगल चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ पक्षी चित्रकार। और दूसरा सबसे प्रमुख चित्रकार जहांगीर का है। और जहांगीर का सबसे प्रिय चित्रकार अबुल हसन है। पूरे मुगल चित्रकला शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार आपका अबुल हसन है। जहांगीर काल का श्रेष्ठतम चित्रकार, ध्यान रखिएगा, जहांगीर काल का श्रेष्ठतम चित्रकार कौन था? मंसूर, मनोहर, मुराद या अबुल हसन? जहांगीर काल का अबुल हसन को लगा दीजिएगा। जहांगीर काल का भी और मुगल काल का भी। ठीक है, फिर दिया कि मुगल चित्रों में प्रयुक्त माध्यम बताइए। मुगल चित्रों में माध्यम क्या था? तो मुगल चित्रों में अधिकांश जो माध्यम था बालक, वो था टेम्परा। लघु यानी मिनिएचर पेंटिंग में अधिकांश टेम्परा माध्यम का ही प्रयोग किया गया है। इसका तो अधिकांश टेम्परा माध्यम का ही प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। टेम्परा, टेम्परा का माध्यम होता है एल्बुमेन और जल। यह कि जहांगीर कला की चित्रकला, ध्यान रखिएगा, जहांगीर काल की चित्रकला प्रमुख धारा थी जहांगीरकालीन चित्रकला में। अच्छा, जहांगीरकालीन चित्रकला में क्या बनाया गया था? व्यक्ति चित्र, दरबारी चित्र हटा देंगे अकबर में, प्राकृतिक चित्र और आख्यान चित्र हटा देंगे। दो में छाट लो, व्यक्ति और प्राकृतिक। 89 का। तो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति चित्र बनते हैं, सी कोई बता रहेगा? 88 का सी। ए हाँ, टेम्परा हो गया। 89 का बताओ।
89 का प्राकृतिक चित्र याद रखिएगा। प्राकृतिक चित्र का महत्व मिलता है अकबर के शासनकाल में सबसे अधिक बनता है पहाड़ी शैली में। यह कि कलमकारी किस प्रदेश की है, तो कलमकारी आपकी कहाँ की है? कलमकारी का संबंध कहाँ से, तो पश्चिम बंगाल से। नहीं नहीं, हैदराबाद यार, गलत हो गया। आंध्र प्रदेश से संबंधित है तेलंगाना, यानी कलमकारी हैदराबाद तेलंगाना याद रखिएगा। रंग चूर्ण से बनाए जाने वाले आलेखनों को क्या कहा जाता है? रंगोली। नहीं होता, रंगोली बना देते हैं। वंदना जोशी को जाना जाता है जो पानी में रंगोली बनाई थी, यानी ऑप्शन नंबर 91 का ये हो जाएगा। 92 का देखेंगे कि निम्नतम मान वाले वर्ण का नाम बताइए। न्यूनतम मान का सबसे कम मान होता है। कल मैंने बताया था किसी भी रंग में सफेद रंग मिलाएंगे उसका मान बढ़ जाता है, और काला रंग मिलाएंगे उसका मान घट जाता है। घट जाने का मतलब कि न्यूनतम हो जाता है, तो न्यूनतम मान वाले वर्ण का नाम बताइए, काला हो जाएगा। ठीक है। घन के कितने पहलू होते हैं? पहलू पूछ रहा है भाई। घन के कितने पहलू होते हैं? पहलू बताओ। घन के कितने पहलू होते हैं? क्वेश्चन नंबर 93। सब लोग बताएंगे 93 का। पहलू का है या फलक का है, दोनों एक ही बात है। चाहे सतह का है तो सतह 6 होते हैं, पहलू 6 होते हैं, फलक भी 6 होते हैं, सब एक ही बात है। आपका 93 का हो जाएगा सी। ठीक है। घन कितने प्रकार के? प्रकार नहीं पूछता है घनों का, ध्यान रखिएगा, घनवाद का पूछता है। घन में कितने आयाम होते? 3 आयाम होते हैं। पहलू, जब पहलू पूछे, सतह पूछे या फलक पूछे, ध्यान रखिएगा। अब मैं समझा देता हूँ, घन बना के समझा देता हूँ। मान लो हमने घन बना दिया यहाँ पे, ये आपका एक घन हो गया, देख लो भैया। एक और मैं बना देता हूँ इस तरह से घन के। फलक को हम काउंट करा देंगे अभी। फलक काउंट हो जाओ, काउंट कर लो, देखो कैसे काउंट करना है। आपका एक फलक, दो फलक, तीन फलक, चार फलक, नहीं सॉरी ये तो एक ही में हो जाएगा। 4, 5 और 6 इसको हटा देंगे, इससे एक ही में 6 फलक दिखाई देते हैं। कोने कितने हो जाएंगे, तो कोने काउंट कर लो। एक कोना, दो कोना, तीन कोना, चार कोना, पांच कोना, 6 कोना, 7 कोना, 8 कोना। 8 कोना भी हो गया। अब पूछता है बालक कितनी बीमाएं होंगी, तो देखो इसमें लंबाई का प्रयोग किया गया, चौड़ाई का प्रयोग किया गया, इसको गहराई का प्रयोग किया गया है। यानी ऐसे आकार में आपका बना है घन, ऐसे ही तो बना है। घन को अगर एक पार्ट में लेंगे तो ऐसे कट कर लो, ऐसा ही तो घन बना है आपका। ऐसे ही तो बनाए हो, देखो ऐसे कर दिए हो, फिर उसके बाद से इसको ऐसे मिलाए हो, फिर इसको ऐसे कट किए हो। मतलब एक हम एक डिजाइन को इसमें से हटा लिए हैं, ऐसे हमने ला करके और इसको बना करके और ऐसे हमने बना दिया। 3 हो गए हैं, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। 3 आपके आयाम हो जाएंगे। पहलू आपके, पहलू फलक या सतह आपके 6 और कोने भी आप, कोना भी आपका 8 हो जाएगा। अंतराल में स्थित रूप के आयाम कितने होते हैं? अंतराल में स्थित रूप के आयाम जो होते हैं बालक, आयाम मतलब कितने विमाएं हैं। भैया छाया प्रकाश का प्रयोग नहीं किए तो इसमें केवल 2 होगा, छाया प्रकाश लगा देंगे तो 3 हो जाएगा। चित्र में कितने आयाम होता है? चित्र 2 आयामी। चित्र आयाम कितने आयामी हो सकता है? 3 आयामी हो सकता है। ठीक है। अंतराल में स्थित रूप के आयाम कितने होते हैं? 2 होते हैं, ध्यान रखिएगा। रेशम एवं खद्दर की पहचान होती है किससे? रंग से, मजबूती से, टेक्सचर या बुनावट से। इसकी बुनावट से होती है। 95 का आपका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर दिया है 96। हरा रंग बनता है तो नीला और पीला से, पीला और नीला से, ध्यान रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नीले का पूरे का अथवा विरोधी रेखा कौन है? नीले का 9 से नीला, 9 से नारंगी, आपस में दोनों भाई भाई। जिसका चेहरा लाल हो उसको घास चाहिए, यानी लाल को का विरोधी हो जाएगा हरा। ठीक है। और नीला का हो जाएगा नारंगी, भाई भाई। पीला बचा, पीला को बैगनी लगा दो, बस खत्म। उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। जिसके अभाव में हम चित्र रचना बना नहीं पाएंगे, लेकिन जब आकृतियां और रूप को देते हैं तो उसमें रेखा का प्रयोग होता है। तो इसमें हो जाएगा धरातल का। प्रफुल्ल धनुकर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे?
क्वेश्चन नंबर 99, इसका नाम आता है चित्रकारी में। पहाड़ी शैली का उद्गम स्थल माना जाता है कश्मीर, पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। और पंजाब मिल जाए तो हिमाचल प्रदेश सबसे पहले, पंजाब को दूसरे नंबर पे, यानी आपका पंजाब हो जाएगा। पहाड़ी शैली की सबसे प्राचीनतम शैली आपकी कौन सी? तो आपकी प्राचीनतम शैली हो जाएगी बसोहली, और प्रमुख हो जाएगी आपकी कांगड़ा। पहाड़ी चित्रकला की खोज किसने किया था? तो पहाड़ी चित्रकला की खोज ओसी गांगुली, पर्सी ब्राउन, मैटकाप, किसने किया था? 101 नंबर क्वेश्चन को बताएंगे आंसर। तो आता है नाम किसका? मैटकॉप महोदय ने पहाड़ी शैली की खोज किया था, यानी कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 101 का ये। पहाड़ी शैली की नींव किसने रखी थी? पहाड़ी चित्रों ने, मुगलिय चित्रों ने, यूरोपीय चित्रों, ईरानी चित्रों ने। 102 का बहुत अच्छा आंसर आपको हो जाएगा, मुगलिय चित्रकारों ने। वहीं तो पलायन करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए थे। तो आपका 102 का ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। राजपूत पेंटिंग ग्रंथ किसने लिखा था? तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी का नाम आता है। किसका आता है? तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। 103 का हो जाएगा सी। इन्होंने ही वैज्ञानिक विभाजन किया था राजपूत चित्रकला का। वैज्ञानिक यानी बांटा भी था दो भागों में। चीनी कला ने दृश्य चित्रण में छंद की जो उपलब्धियां की है वह यहाँ पर मानव प्रेम है। उपयुक्त वक्त कांगड़ा के, देखो वक्त ये भी प्रयोग कर ले, हम भी प्रयोग करते हैं, हमारे तो अधिकांश चित्र कला उसमें है। कांगड़ा के विषय में, कांगड़ा के विषय में किसका है, किसने कहा था? किसका नाम है? आनंद कुमार स्वामी का। पर्सी ब्राउन का, राय कृष्णदास का हटा देंगे भैया। अब इतना कहेंगे कोई तो बढ़िया व्यक्ति ही कहेगा, तो बता दो इसका आंसर। तो आनंद कुमार स्वामी का नाम आता है। और कांगड़ा शैली का दिया है। कांगड़ा शैली के चित्रकारों ने कितनी प्रकार की नायिकाओं का चित्रण किया है? देखिए, जब पूछता है कितनी प्रकार की नायिकाओं का, तो 3 प्रकार की। उसकी अवस्थाएं कितनी? 8। सबसे अधिक किस नायिका का चित्रण किया गया? अभिसारिका का। अभिसारिका का चित्रण किया गया, ध्यान रखिएगा। फिर बात आती है कि एज ऑफ इनोसेंस चित्रकार का नाम बताइए। एज ऑफ इनोसेंस किसको कहते हैं? 106 नंबर क्वेश्चन का। किसको कहते हैं? तो रिनोल्ड्स को कहते हैं, रिनोल्ड्स को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 106 का ये। 107 देखेंगे, हिमालयन आर्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हिमालयन आर्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है? 107 का बताएंगे। अब डब्ल्यू जी आर्चर, जेसी फ्रेंट, एनसी मेहता, ओसी गांगुली। 107 का बताएंगे तो नाम आता है जेसी फ्रेंच का। कौन सी पुस्तक? हिमालयन आर्ट के लेखक कौन है? तो जेसी फ्रेंच है आपके, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चंबा के रंग महल के भित्ति चित्रों को कहाँ प्रदर्शित किया गया था? तो चंबा के रंग महल के भित्ति चित्रों को कहाँ पर? देख लो भैया, चंबा विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय कहाँ पे? लंदन में दिया है। 108 का बिल्कुल कहाँ पे याद रखना है? तो लंदन नहीं, आपको 108 का याद रखना है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, यानी 108 का हो जाएगा बी। स्टोन बेयर किससे निर्मित होता है? तो स्टोन बेयर होता है क्ले से। थोड़ा घुमा दिया आपको। स्टोन बेयर जो निर्मित होता है क्ले से, मूल अवस्था है मिट्टी होती है, फिर उसको बाद में हम लोग पत्थर बना देते हैं। कांगड़ा के रंगों के संबंध में ध्यान रखिएगा। कांगड़ा के रंगों के संबंध में किसने कहा? कांगड़ा चित्रकारों के वर्ण संयोजन में उषा काल और इंद्रधनुष के रंग थे। उषा काल और इंद्रधनुष के रंग थे। 110 नंबर क्वेश्चन का बताएंगे तो जेसी फ्रेंच का ही नाम आता है। किसका नाम आता है? जेसी फ्रेंच, यानी जेसी फ्रेंच को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर दिया है 111 कि चित्रों में, ध्यान रखिएगा, चित्रों में स्वर्ण कीट की कर्तन का प्रयोग बसोहली में हुआ है। लो लगा दो। लिथोग्राफी प्रक्रिया की सतह कैसी होती है? इंटेग्लियो, रोटोवेवर, रेल्ज सरफेस या प्रिंटिंग प्लेनोग्राफी। 112 का आप लगाइएगा, बहुत बेस्ट आंसर। क्या? प्लेनोग्राफी। शिला मुद्रण होता है, लिथोग्राफी में शिला मुद्रण होता है। और शिला मुद्रण पे क्या होता है? कोई उत्कीर्ण नहीं किया जाता है, बस उस पर अंकन किया जाता है पत्थरों का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 112 का डी। ठीक है, 112 तक किसी को कुछ प्रॉब्लम हो किसी प्रश्न में तो अभी पूछ लेगा, लास्ट में नहीं। 112 के बाद हम बताएंगे लास्ट वाले में। 112 तक किसी प्रश्नों में किसी को डाउट हो तो बताएगा, फिर बाद में नहीं कि सर 115 120 बता दीजिए। हमने कहा जब दिक्कत हो तो तुरंत बताया करिए। बसोली शैली में सबसे अधिक, सब लोग कमेंट करेंगे जिसको भी प्रॉब्लम हुई 112 तक प्रश्नों में। बसोली शैली में सबसे अधिक सौंदर्य किस विशेषता में है? सौंदर्य की विशेषता मुखाकृति में है,
या नेत्रों में, ओछपूर्ण शरीर में, या घुंघराले केस में? विकृतिपूर्ण विशेषता बताओ। 100 आप बताएंगे 13 का नाम आता है नेत्रों में, आंखों में होता है, ध्यान रखिएगा। 100 आपका 13 का हो जाएगा बी। सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? अजंता, जोगीमारा, बादामी, सितलवासल। तो सबसे प्राचीनतम के तौर पे को लेते हैं, सबसे प्राचीनतम के तौर पे लेते हैं जोगीमारा को, उसके बाद से अजंता का नाम आता है। ठीक है, जोगीमारा के बाद किसका नाम आएगा? तो अजंता का नाम आएगा, ध्यान रखना है। प्रागैतिहासिक चित्रों की विषय वस्तु क्या थी? ध्यान रखिएगा, प्रागैतिहासिक चित्रों की विषय वस्तु क्या थी? तो प्रागैतिहासिक चित्रों की विषय वस्तु थी धार्मिक, या पशु पक्षी, या आखेट, या अलंकरण। तो आखेट याद रखिएगा। ठीक है, मानव, पशु पक्षी, आखेट जब देता है तो अब सभी देता है तो सभी लगाइएगा, लेकिन अलग अलग दिया तो आखेट लगा लीजिएगा। प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषता क्या है? तो प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? तो रेखा का महत्व है। रेखाओं के माध्यम से अधिकांशतः बनाया गया है। उसका से मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरें बनी है, पत्थर से, धातु से, प्लास्टर ऑफ पेरिस से, मिट्टी से बनी है। नहीं होता है यूज एंड थ्रो, आज मोहर बना दो फेंक दो, काम इसका निपट गया भैया, अगली मोहर बनाएंगे, अगला दिन अगली मोहर, अगला प्रोग्राम बनाएंगे। 17 का हो जाएगा सी। प्रागैतिहासिक चित्रों का सर्वप्रथम खोज भारत के किस हिस्से में? देखो यहाँ पे पंचमढ़ी, मिर्जापुर दे दिया है। सबसे पहले कैमूर, उसके बाद से बिंद, उसके बाद से मिर्जापुर, तब उत्तर प्रदेश। तो प्रागैतिहासिक चित्रों का सर्वप्रथम खोज भारत के किस क्षेत्र में हुआ था? मिर्जापुर। आर्चिबल्ड कार्लाइल और जॉन ककबर्न ने किया था 1880 में। यह कि 4.5 इंच ऊंची कांस्य नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। देखो अब इसको ऊपर पूछ दिया प्रश्नों में। ठीक है, क्या भैया 100 में क्या दिक्कत है? पहाड़ी शैली का उद्गम स्थल जो माना जाता है वो पंजाब से। अगर पंजाब से मानने का मतलब है कि अधिकांश पहाड़ी क्षेत्रों में ये शैली थी। हिमाचल प्रदेश देता है तो हिमाचल लगा दीजिएगा, हिमाचल नहीं देगा तो पहाड़ी लगा दीजिएगा। बेस्ट आंसर है इसका, इसमें कोई डाउट नहीं। राजस्थान, गुजरात, कश्मीर नहीं भैया, राजस्थान, गुजरात, कश्मीर कहाँ पे है? कश्मीर सबसे ऊपर हो जाएगा, गुजरात सबसे पश्चिम, राजस्थान भी पश्चिम, पंजाब हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्रों में। तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश ध्यान रखिएगा, बेस्ट आंसर है। हिमाचल के बाद पंजाब। ये खोज मिर्जापुर में हुई थी। साढ़े ऊंच इस कहाँ से है? तो नर्तकी की मूर्ति, ध्यान रखिएगा, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो है। इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स तथा कांगड़ा पेंटिंग के लेखक कौन थे? देख लो, बताओ। 120 का डब्ल्यू जी आर्चर का नाम आता है। 120 तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बता सकता है। 120 तक किसी को प्रॉब्लम हुआ हो तो बता सकता है। 120 का डब्ल्यू जी आर्चर, 120 तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बता देगा, मैसेज कर देगा। उत्तर पाषाण युग नियोलिथिक एज का समय काल क्या है? उत्तर पाषाण युग की बात कर रहा है। अरे वाह, क्या प्रश्न है भैया। उत्तर पाषाण युग का नियोलिथिक एज का जो समय काल है वो है 10,000 बीसी से लेके 5,000 बीसी। 121 का हो जाएगा आपका बी। 121 का क्या हो जाएगा? बी। 121 का हो जाएगा बी। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ से ईसा पूर्व 5,000 से लेके चला गया है 15,000। ये तो ऐसे नहीं होगा भाई, ईसा पूर्व अधिक से कम होता है, इस भी कम से अधिक होता है। प्रॉब्लम बताते रहोगे, लास्ट सिचुएशन में चल रहे हैं हम लोग। 121 का हो, 122 का देखेंगे कि दक्षिण भारत में उत्तर पाषाण युग में। अब बताओ, इतने क्वेश्चन पढ़ने के बाद लगा कि थक गए हो? हम तो पढ़ाते पढ़ाते नहीं थके, क्योंकि हमको प्रेशर से नहीं पढ़ाना है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाना है। 1.5 घंटे में आराम से आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आप बताओ, थके हो आप लोग? तो बता सकते हो 125 क्वेश्चन पढ़ने में। दक्षिण भारत में उत्तर पाषाण युग के प्रमुख केंद्र कौन सा था? दक्षिण भारत का नाम आता है बेल्लारी। हरनिहरन, ध्यान रखिएगा, 1883 में इसकी खोज हुई है। सिंघनपुर 1910 में, और मिर्जापुर 1880 में। ठीक, बेल्लारी में दक्षिण भारत के उत्तर पाषाण युग केंद्र कहाँ पे? बेल्लारी में। इनमें से एक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है जोगीमारा गुफा, बाकी तीनों है। कोबर भी है, कोबर सोनभद्र, विजयगढ़ भी है, लिखुनिया भी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपका जोगीमारा गुफा छत्तीसगढ़ में है। क्वेश्चन हम अंतिम दौर पे चल रहे हैं कि मैन विद डॉग के मूर्तिकार कौन है? मैन विद डॉग, कुत्ते के साथ आदमी, कुत्ते के साथ आदमी कौन हो जाएगा?
ये कौन हो सकता है? कुत्ते के साथ आदमी, जो नहीं होता है बाहरी खेत मतलब घर बनाता हो। का तो घर बनाने वाले कौन हो जाएंगे? तो आपके हो जाएंगे ध्रुव मिस्त्री। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका के चित्रों की खोज किसने किया था? भीमबेटका विष्णु श्रीधर वाकड़कर 1958 में किया था। और 2003 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। यूनेस्को की स्थापना होती है कब? होती है 1946 में। 125 क्वेश्चन आपके बिल्कुल कंप्लीट। अब किसी को कोई डाउट हो तो पूछेगा, नहीं डाउट हो तो बताएगा, हम सेशन समाप्त करेंगे। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। और किसी को कुछ पूछना हो तो बता सकता है। किसी को डाउट होगा तो बताएगा, डाउट नहीं होगा तो हम सेशन समाप्त करेंगे। पुनः सभी को बायोटेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।